साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों आप जानते हैं अब आपकी जनरल स्टडीज की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पर शुरू हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत किया है भारतीय संविधान, एक ऐसा पार्ट जहां पर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। और हम यहां पर उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स को जो है आपको दे रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार हमने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है। फैक्ट के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जैसे देखें यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित आज चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित चीजों को हम ट्रिक के भी माध्यम से याद करेंगे और फैक्ट यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ कैसा क्वेश्चन बन सकता है उस पर वो भी मिलेगा, ठीक है। और सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित और बहुत सुगम तरीके से हम यहाँ पर देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी को 2 क्लासेस जो है मिल चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। जिसमें पहली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान का इतिहास और कैसे उसका निर्माण हुआ, कहाँ से संविधान में चीज़ों को रखा गया और कौन कौन सी समितियां थी, उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरी क्लास में अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक की चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। आज हम यहाँ पर देखेंगे भाग 5 को। जी हाँ, भाग 4 तक देख चुके हैं, 5 जो कि संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति, यहाँ पर अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक की चीज़ों का बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति का। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और ये क्लास आपको नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, इसके साथ साथ मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर प्राप्त हो रही है। तो आइए भैया शुरू करते हैं आज की यात्रा को। यहाँ पर देखिए भैया, ये है राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति का, हम सब कुछ बात करेंगे, उसका निर्वाचन कैसे होता है, क्या क्या पावर्स होते हैं, उन सब पे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे। कार्यकारी शक्ति की हम बात करें तो आर्टिकल 53(1) के तहत, किसके, अनुच्छेद 53(1) के तहत बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी हमारा जो देश है, चूंकि एक संघीय देश है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो ये बना भी है और ये देख रहे हैं आप, PYQ है, यानी पहले इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने रखा है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है लेकिन लिखित तौर पर, ठीक है। और उसका इस्तेमाल वो कैसे करता है, अपने या फिर अपने अधीनस्थ जो मंत्रिपरिषद है या अधिकारी हैं उनके माध्यम से करवाता है, ठीक है। अब बात अगर हम करें राष्ट्रपति का, तो ये भैया होता है संसद का अंग, अभिन्न अंग। जी हाँ, संसद कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो संसद बनती किनसे है। संसद में एक राष्ट्रपति अनिवार्य पार्ट है, उसके बाद फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, यानी इन तीनों पार्टों को मिला करके किसका निर्माण होता है भैया, संसद का, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बिना संसद अपूर्ण है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जब संसद के शपथ का, मतलब जो है राष्ट्रपति के शपथ का, तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है अनुच्छेद 60 में है और उनसे संबंधित जो बाकी पदाधिकारी हैं वो अनुसूची 3 में है। और इनको शपथ कौन दिलाता है, CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना जो फैक्ट है आप इसको ध्यान रखें, यहाँ से इस फैक्ट संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मेमोरी ट्रिक के रूप में आप याद करिएगा, बाकियों की शपथ अनुसूची 3 में जाती है, लेकिन राष्ट्रपति साहब का जो है पर 60 के ठाठ से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, 60 के ठाठ से। भाई राष्ट्रपति सुपर पावर होता है, ठीक है, देश का जो है पहला नागरिक होता है, सबसे ज्यादा, मतलब कहने के नाते देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, पहला जो है नागरिक है, सारी चीजें हैं। इसलिए अनुच्छेद 60 के ठाठ से ये जो है बढ़िया शपथ लेते हैं। और दिलाता कौन है, CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता हो चुका है, यानी राष्ट्रपति का शपथ किसमें, अनुच्छेद 60 में, और संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। चलो भाई अब देखते हैं हमारे राष्ट्रपति, जी हाँ, कौन कौन से अब तक रहे हैं और कैसे जो है। यहाँ पर देखिए जो है सन 1952-57 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, दोनों बार ये निर्वाचित हुए, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति रहे। फिर 1962 में डॉक्टर जो है S राधाकृष्णन, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, ये बने। फिर 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सबसे बड़ी बात तो ये इससे पहले जो है उपराष्ट्रपति रह चुके और अपने पद पर इनका निधन हुआ, यानी राष्ट्रपति रहते इनका निधन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, ठीक है, पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो अपने पद पर रहते हुए जो है इसके निधन हुई है। तो इसमें डॉक्टर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का नाम आता है।
अब हम बात करें हैं 1969 में बीबी गिरी साहब, कौन ऐसे राष्ट्रपति रहे जो कार्यवाहक भी रहे और क्या रहे, राष्ट्रपति भी रहे। जी हाँ, आप ध्यान समझिएगा, बीबी गिरी साहब ऐसे ही थे, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि उस समय जो है जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, जब उनकी निधन हो जाती है, ठीक है, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। फिर इन्होंने अपने पद का त्याग किया, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो इस दौरान चूंकि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, तो इस समय CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पद को संभाला था, यानी उपराष्ट्रपति का, ठीक, और राष्ट्रपति का, ठीक है, इस तरीके से। अब 1974 की बात करें, फखरुद्दीन अली अहमद, और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना भैया, आपातकाल इसी के, फखरुद्दीन जो है अली अहमद साहब के काल में आपातकाल लगाया गया, फकीर बना दिए इन्होंने, यानी फखरुद्दीन अल आपातकाल, फखरुद्दीन आपातकाल। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, और इनका भी निधन पद पर रहते ही हो गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना दो चीजें। अब देखें, अब यहाँ पर एन संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो ये ध्यान रखें। ज्ञानी जैल सिंह 1892 में प्रथम सिख राष्ट्रपति रहे। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आर वेंकटरमण 1987, 1982 92 में डॉक्टर जो है शंकर दयाल शर्मा, 1997 में KR नारायणन, ये तीनों जो है इससे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा था उस समय, अब तो फिलहाल खत्म हो चुका है कि जो उपराष्ट्रपति होता था वहीं राष्ट्रपति बन जाता था। तो 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले ऐसे व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक भी थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति रही 2007 में। 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब पूर्व वित्त मंत्री रहे, ठीक है, भारत रत्न भी रहे। रामनाथ कोविंद पूर्व राज्यपाल के बिहार मतलब राज्यपाल भी रहे बिहार के, ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में है हमारी राष्ट्रपति, द्वितीय महिला हैं और प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति हैं, और पूर्व राज्यपाल थी कहाँ के, झारखंड की। तो इस तरीके से आप इनको जो है ध्यान रखें, और यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से इनके सीक्वेंस को आप बनाया जा सकता, ठीक है। राजू की राधा जागिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब वेंकट शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव कोविंद और द्रौपदी की मेल से। भैया याद हो पाए तो कर लीजिएगा, जिससे सीक्वेंस आपका पूरा बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो, भारत की प्रथम जनजातीय समुदाय से संबंधित द्रौपदी मुर्मू निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति आपने यहाँ पर देखा है, कौन है भैया, ये है संजीवा रेड्डी साहब, ठीक है, ये है भैया संजीवा रेड्डी साहब, ये है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रपतियों से संबंधित, ध्यान रखना इसको भैया। यहाँ पर देखें, हम बिल्कुल एकदम से उन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं भाई जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। कार्यकाल के दौरान निधन की बात करें तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दो ऐसे राष्ट्रपति रहे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हुई, तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन, फखरुद्दीन, चूंकि ये भैया फखरुद्दीन को एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, आपने देखा अभी हमने बताया था आपातकाल के लिए, और जाकिर हुसैन मृत्यु हुई थी, ठीक है। और हमारे 6 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनको भारत रत्न भी मिला है, वो कौन थे, S राधाकृष्णन साहब, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन साहब, बीबी गिरी, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ये ऐसे जो है 6 राष्ट्रपति रहे जिनको क्या मिला, जिनको भैया मिल चुका है भारत रत्न, ठीक है। और कुछ ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं, जैसे ज्ञानी सिंह जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा, BD जत्ती और नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। अब अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष रहे नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना, हमने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कार्यवाहक प्लस राष्ट्रपति कौन रहे, बीबी गिरी, जी हाँ, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है, बीबी गिरी कार्यवाहक एवं राष्ट्रपति दोनों, क्यों, कारण हमने भी इस पर डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा ये अटपटा है। डॉक्टर राजेंद्र जागिरे, कलाम और प्रणब, ये भारत रत्नों के लिए है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र जागिरे, कलाम और प्रणब के चरणों तो हम नहीं कहेंगे भैया, मिला भारत रत्न, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद बीबी गिरी, ठीक है, और उसके बाद ये जाकिर साहब, ठीक है, कलाम साहब, उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब। तो ठीक है, इस तरीके से आप गिरे जो है, तो इनको भारत रत्न मिला था। अब देखिए इनमें से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। अब आप देखिए भैया, कार्यकाल के दौरान देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। कौन थे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो जाकिर हुसैन ये है भैया, ठीक है। अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है, 6 को मिल गया। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे अनुच्छेद 52 और बनाम अनुच्छेद 63, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जी हाँ, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो क्या चाहिए, ठीक है। अब देखो भैया, योग्यता क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, ठीक है। दोनों यानी 35 वर्ष, भारत के नागरिक, ठीक है।
और राज्यसभा की अगर हम बात करें, बनने की योग्यता दोनों 35 वर्ष, भारत के नागरिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये योग्यता होती है। अब निर्वाचन मंडल की हम बात करते हैं तो भैया संसद, विधानसभाओं दिल्ली और पुडुचेरी 70वें संशोधन 1992 सहित केवल निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, केवल इस बात का ध्यान रखना भैया, राष्ट्रपति को वही निर्वाचित करता है जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को संसद के सभी सदस्य, जी हाँ, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों। ध्यान समझिएगा एक बार, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के लिए कौन होता है? संसद प्लस विधानसभाओं दिल्ली और पुडुचेरी सहित, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, उन्हीं का ये नहीं कि मनोनीत सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर उसी तरीके से इसमें भी है संसद के सभी, लेकिन इनको कौन चुनता है? संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ये राष्ट्रपति को विधानसभा प्लस संसद दोनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलो अब चुनाव पद्धति की हम बात करें तो अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत दोनों में समान है। ठीक है, अब देखो महाभियोग लगता है, यानी इनको हटाना है, रिमूवल करना है, तो अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 61 के थ्रू राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। और अगर उपराष्ट्रपति को लगाना है भैया तो राज्यसभा के संकल्प 14 दिन पूर्व नोटिस देना है और लोकसभा का समर्थन होना चाहिए, तब जाकर के अगर पारित हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल चुने हुए, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, और उपराष्ट्रपति में सब निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य जो है वोट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इतना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं, देख रहे हैं आप उपराष्ट्रपति में, तो यहाँ पर भैया संसद के सभी सदस्य, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख ही रहे हैं संसद के सभी सदस्य। और उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? किसमें? 70वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भैया, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें। अब बात करता हूं कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए, यानी कितने प्रस्तावक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम तुलनात्मक देख रहे हैं तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब राष्ट्रपति आप बनोगे भैया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी कम संख्या। ठीक है, चुनाव विवाद अगर हो जाता है या विप हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो विवादों का अंतिम फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, दोनों जगहों पर। ठीक है, उसके बाद चुनाव में कोई विप जारी नहीं हो सकती, तो ये है यहाँ पर बात। अब अगर हम विशेष नियम की बात करें तो विधानसभा अगर भंग हो गई भैया तो चुनाव बाधित नहीं होता है। ठीक है, जितने मेंबर बचे हुए हैं उनसे जो है उनका वोट ले लिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और अमेरिका के विपरीत भारत में जन्म से अधिकार जो है नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, केवल नागरिक होना पर्याप्त है। यानी ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन बनता है जन्म से नागरिक होना भारतीय भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप भारत में आ गए, आपको भारत की नागरिकता मिल गई, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आप विदेशी रहे हों। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता भैया। इतना पैसा, इतना पावर होता है, फिर भी ये लाभ का पद नहीं है, और हम लोगों की नौकरियां लाभ का पद है, बहुत रुपया होती है, पता नहीं। ठीक है, अब देखो भैया, राष्ट्रपति चुनाव भारी, 50-50 की हिस्सेदारी, उपराष्ट्रपति का काम हल्का काम, 20-20 से बने नाम। ये आप इस तरीके से इसको चाहे कहानी के माध्यम से रट करके याद कर सकते हैं, हालांकि इतना बड़ा टास्क नहीं है। अब देखो, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रत्याशी के पास कम से कम कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो कितना है? 50-50 भैया। ठीक, 50-50 इधर, जी हाँ, ये भैया राष्ट्रपति 50-50 और उपराष्ट्रपति 20-20। आप समझ लीजिए, 50-50 मैच, वनडे मैच, और उपराष्ट्रपति 20-20 खेलता है, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो क्या होगा? शेष सदस्य मतदान कर देंगे। चलो अब बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति बन गए भैया, ठीक है, तो रिक्त और उत्तराधिकार, जैसे मान लीजिए आप इस्तीफा देना है या कोई और कारण हुआ तो कैसे होगा? ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है मृत्यु की वजह से, ठीक है, त्यागपत्र की वजह से, महाभियोग की वजह से। ठीक है, और चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो गया तो जो बन गया वो बने रहने, नहीं। अगर राष्ट्रपति मर गए या उनको पद से हटा दिया गया, महाभियोग लग गया, जो भी है, या त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना अनिवार्य है। और हाँ, ये बात समझ लीजिए, यहाँ पर फिर किसके हाथ में उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आएगी? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी आएगी उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है, और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही दिया जाता है, ये भी जान लेना भैया। ठीक है, कौन दे सकता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है?
उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अपना त्यागपत्र अगर उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है और वो भी अपना त्यागपत्र देना चाहता है, या फिर जो है मृत्यु हो जाती है या हटा दिया जाता है पद से, तो फिर कौन बनेगा मुख्य? यहाँ पर ये बनेगा भैया भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI। कौन है वर्तमान समय में? कमेंट में लिख दीजिएगा भैया कौन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए वो भी नहीं उपलब्ध है तो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? राष्ट्रपति का पद को संभालेगा। और ऐसा एक बार हुआ है। यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक घटना 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जो है निधन हो जाता है। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया तो CJI जो हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के पद को संभाला था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ने क्या किया, दोनों के पद खाली हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है? 6 महीने के भीतर। ठीक है, चलो भाई अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं महाभियोग। जी हाँ, यहाँ पर देखिए भैया आगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, एक्सिक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं, ताकत क्या होती है? तो भैया अनुच्छेद 77(1) के अंतर्गत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्रवाइयां हैं राष्ट्रपति के नाम से ही हुई या कही जाएंगी। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रपति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके पास सैन्य शक्ति होती है, यानी देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को ही माना जाता है। युद्ध घोषित करने या शांति स्थापित करने की शक्ति औपचारिक रूप से इन्हीं के पास होती है। और कितना मजबूत होते हैं युद्ध लड़ने के लिए आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यही होते हैं। ठीक है, अब सलाहकारी शासन, सभी नियुक्तियाँ स्वविवेक से नहीं मंत्रिपरिषद की सलाह से यही करते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री का या और जो भी नियुक्तियाँ हैं अभी आगे हम देखेंगे, तो ये इन्हीं के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता। अब देखो यहाँ पर धन विधेयक, अनुच्छेद 117(1) के तरह कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाए। ये विशेष शक्तियां हैं इनकी। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, अनुच्छेद 77(1) के तहत ये बात की गई है। ठीक है, कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से ही जुड़ी हुई हैं या कही जाएंगी, जिसमें आप सैन्य शक्ति की बात करते हैं, सलाहकारी शासन की बात करते हैं, धन विधेयक की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं संसद के समक्ष प्रतिवेदन का। राष्ट्रपति कुछ जो है निम्नलिखित प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है, जैसे बजट या वार्षिक, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, उसको आर्टिकल 112 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 151, ये आर्टिकल से याद रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसके थ्रू? आर्टिकल 151 के थ्रू। आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। ठीक है, और यहाँ पर देखो आर्टिकल 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग प्रतिवेदन भी इसी के थ्रू कराया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल जो है 323 संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन। ठीक है, तो आप इसको टिक के माध्यम से भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराता है? यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन ये तो कराता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय योजना आयोग का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश है, ये भी सही है, ये भी सही, यही नहीं कराता है। ठीक है, आगे अब देखेंगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ किसके नाम से की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर शक्तियों की तुलना, राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल। राष्ट्रपति जो है क्या है भैया, और राज्यपाल यहाँ पर कितनी पावर राष्ट्रपति को है, कितने राज्यपाल को है, इसको भी देख लेते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ भैया, प्रधानमंत्री या एवं मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी, CAG जजों, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होता है, इनका निर्वाचन और आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मतलब संघ के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर। और राज्यपाल क्या करता है भैया? ये मुख्यमंत्री व मंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, महाधिवक्ता की यानी इनको शपथ दिलाता है, यानी SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भैया। अब अगर हम यहाँ पर विधायी शक्तियों की बात करें
तो संसद सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना या लोकसभा विघटित करना, ये आर्टिकल 85 के अंतर्गत, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना आर्टिकल 80 के तहत। ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल क्या करता है, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। विधानमंडल सत्र आहूत करना, ठीक है, सत्रावसान करना, ये काम है इसका। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता। तो ये शक्तियां हैं, इसीलिए इसको हमने कंपैरेटिवली रखा हुआ है, और जिससे कि आप इसको चीज़ों को याद कर सके। और हाँ भाई, अभी तक आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किए हो तो तुरंत पहले कर लीजिए, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करिए, जाइए ऐप पर, सारा कुछ PDF टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको प्राप्त करिए। अब आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। जी हाँ, ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 1, 2, 3। जी हाँ, बात करें अनुच्छेद 123 संघ और समवर्ती सूची पर अध्यादेश। मतलब अगर हम बात करें राष्ट्रपति का जो अध्यादेश शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और किन विषयों पर कर सकता है। संघ और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा है या राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उस समय राज्य की सूची के विषयों पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है भैया, ठीक है। चलो, परिस्थितियां क्या है, कंडीशन क्या है, संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है, तभी ऑर्डिनेंस आता है। आवश्यकता क्या है, जो है विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, जैसे कोई परिस्थिति बनी हो, एक कोई निर्माण विधि बनाना हो, तब जाकर के इसको करते हैं। भाई मान लेते हैं यहाँ पर कोई जो है सदन सत्र ना चल रहा हो, जो है इमरजेंसी में इसको काम करना है, तो क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस, विशेष ऑर्डिनेंस ला करके चीज़ें की जाती हैं, कार्यवाही यानी अध्यादेश जारी किया जाता है। समय सीमा क्या होती है कि संसद बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर मंजूरी अनिवार्य, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। कोई अध्यादेश अगर राष्ट्रपति लागू करता है तो जब संसद का सत्र शुरू हो, ठीक है, उसके 6 सप्ताह के अंदर वो जो है क्या होना चाहिए, वो मतलब उसको पारित किया जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा भैया, वो नील हो जाएगा। चलो भाई, अब आप यहाँ पर देखो अध्यादेश की समय सीमा, यहाँ पर संसद बैठक शुरू होते ही 6 हफ्ते के भीतर पास कराएं, वरना कानून समाप्त हो जाएगा भैया, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने समय, 6 महीने, 6 सप्ताह भैया, ठीक है, 6 हफ्ता है ये। चलो भाई, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्तियां हैं उससे संबंधित। यहाँ पर देखें, किसी कठोर प्रकृति के दंड जो है के स्थान पर वो हल्का कर सकता है, परिहार यानी दंड की प्रकृति बदल सकता है, विराम कर सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है, विशिष्ट अवस्था में, जैसे गर्भवती स्त्री के कारण दंड की कठोरता को कम कर सकता है, ठीक है। प्रविलंबित यानी मृत्यु दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है, ये शक्तियाँ होती हैं। अब देखो, हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत यदि मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये देखो, निलंबित किया जाता है तो क्या कहा जाता है, ठीक है, ये है प्रविलंबन, ठीक है, अस्थायी से रोक या निलंबित लगाना है तो प्रविलंबन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लघुकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना, ठीक है, अपराधी को पूर्णतः मुक्त करना, यानी लघुकरण में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर देख रहे हैं, किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, यानी कठोर कारावास साधारण कारावास में बदल दिया जाना। तो यहीं पर है, आप कठोर प्रकृति के दंड को हल्की प्रकृति में बदल देना, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। अन्य शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 77 के तहत मंत्रियों को कार्यवाहक और सरकार कार्य सुविधापूर्वक करने के नियम है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाया गया है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक संबंधी नियम है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सामाजिक जो है समूहों की पहचान की जाती है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे बनता है। अनुच्छेद 352 यानी आपातकालीन जो शक्तियां हैं, 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसा स्थिति होती है तो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करें तो भैया ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या बिना किसी रिपोर्ट के राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस राज्य में जो है शासन लगा सकता है। अब अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल, और अभी तक पूरे हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी आया नहीं है और भगवान करे कभी ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब महाभियोग की, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति है उसको हटाना है भैया अपने पद से, तो क्या करेंगे, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो
संविधान का जो अतिक्रमण अगर हुआ है, इस तरीके का कोई आरोप लगता है तो हटा सकते हैं। उसके लिए पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। सदन के कुल 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और अब अगर हम बात करें प्रथम सदन, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। उसके बाद फिर विशेष सदन की बात करें तो आरोपों की जांच राष्ट्रपति को स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा बचाव का हक होता है, लेकिन अगर सारी चीज़ें उसके खिलाफ पाई जाती हैं तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और उसके बाद फिर समाप्ति हो जाती है दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत पारित होने पर। चलो भाई, अब इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया कितने जो है हस्ताक्षर अनिवार्य है, 1/4 सदस्यों का, यानी यहाँ पर सदन के कुल सदस्यों का 1/4। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे भैया उपराष्ट्रपति और उससे संबंधित उनके पद और भूमिका, संवैधानिक स्थिति से संबंधित चीज़ों पर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार उसको होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र व निष्कासन या पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को संभालते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति की सभी उपलब्धियां यानी सभी ताकत किसके पास होती हैं? उपराष्ट्रपति के पास। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन निर्णायक मत दे सकता है, तो ये भैया उपराष्ट्रपति। ठीक है, आकस्मिक स्थितियों में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, कौन? राष्ट्रपति के। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री का। ये वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, वैधानिक प्रमुख तो कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है भैया? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में कौन है? मोदी साहब। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पर देखा अनुच्छेद 75 के थ्रू राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब राज्यसभा के सदस्य जो पीएम बने हैं, जैसे जो है इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मुख्यमंत्री से पीएम बने हैं कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, तो ये ऐसे रहे, इनको भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री के दायित्व और अध्यक्षता क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करना, किससे? राष्ट्रपति से। ठीक है, मंत्रालयों का आवंटन व परिवर्तन करना, कर्ता सब जो है आप जानते हैं प्रधानमंत्री ही है। संसद का सत्र आहूत या सत्रावसान विघटित की सलाह करने भी देता है। ठीक है, त्यागपत्र या मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं भैया। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? ठीक है, नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसे केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, उसका राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, वह नियुक्ति होने के बाद किसी सदन का सदस्य नहीं रहता, ऐसा नहीं है। उसे देखो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, मंत्रियों के दायित्व की बात करें तो भैया अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इसका जिक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। अनुच्छेद 75(5) जो कि निरंतर 6 माह तक संसद का सदस्य, अगर कोई मंत्री नहीं है तो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और हाँ, 15 का पहरा, ये भाई ध्यान रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी आए उतना जो है प्रधानमंत्री जो है मंत्री बना डाले, नहीं, 15% ही, यानी कुल सभा संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं बनाया जा सकता है भैया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भैया आप जानते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार 15%, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक है, यानी संसद के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, ये है संसद के कुल सदस्यों का 15%। अब भाई भारत के महान न्यायवादी की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का न्यायवादी ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। भारत का महाधिवक्ता होता है जो कि वैधानिक पद है। भारत के अपर महाधिवक्ता यानी ये जो है इसका क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब महान्यायवादी जो होता है वो शक्तियाँ उसको क्या मिलती हैं? विशेषाधिकार क्या होते हैं उसको भी देख लीजिए भैया। अनुच्छेद 76(3) के अंतर्गत
सुनवाई का अधिकार है, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 88 जो कि संसदीय अधिकार प्राप्त होता है, संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठक और संसदीय समिति की कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन संसद में मतदान का अधिकार इनको नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना महान न्यायवादी को, ठीक है। अनुच्छेद 105 उन्मुक्तियां, संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार प्राप्त होती है। कहने का मतलब बोलने की आज़ादी है, वोट की पाबंदी है। एजी जो है क्या करेगा, महान न्यायवादी क्या करेगा, संसद में बोल सकता है पर वोट नहीं दे सकता। भैया इस तरीके से यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द फर्स्ट और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, अब उनको हम लोगों ने देखा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे उम्मीद करते हैं इस क्लास से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके पीडीएफ प्राप्त करिए, इनको पढ़ करके एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।